गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं आपको पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा रही थी, उसी क्रम को मैं आज आगे बढ़ाती हूँ। पोषक तत्वों में मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, ये सब आपको पढ़ा दिया था। विटामिन्स का भी मैंने संक्षिप्त वर्णन वहां पर कर दिया था कि विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। अब वहां पर मैंने बताया था बट विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, ई, के, और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। ओके, इतना मैंने इसके पहले क्लास में बता दिया था, उसी क्लास को मैं आज आगे बढ़ाती हूँ। ठीक है, तो वसा में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए। ओके, विटामिन ए, इसकी खोज मैककालम और डेविस महोदय ने सन 1913 में की। सन 1913 में इसकी खोज मैककालम और डेविस महोदय ने की 1913 में। इस खोज के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ चूहों को लिया और उन चूहों को शुद्ध भोजन जिसमें प्रोटीन भी था, कार्बोज भी था, खनिज लवण भी थे, वसा भी था, ऐसे भोजन दिए। लेकिन क्या दिखाई दिया कि उन चूहों का विकास अवरुद्ध होने लगा। उन चूहों का विकास अवरुद्ध होने लगा तो उनको लगा कि इसमें कुछ और सम्मिलित करना चाहिए इनके भोजन में, और तब उन चूहों को उन्होंने क्या दिया, अंडे की जर्दी दी, अंडे की जर्दी दी, मछली का तेल दिया, ऐसी सब चीजें दी जिसमें विटामिन ए पाया जाता था, जिसमें विटामिन ए युक्त पदार्थ पाए जाते थे। और उसी समय उन्होंने कहा इन पोषक तत्वों के अलावा कोई और भी पदार्थ है जो वृद्धि और विकास में या विकास में सहायक है, और जब उस पदार्थ को दिया गया तो उनका विकास प्रारंभ हो गया। उसी पदार्थ को इन्होंने विटामिन ए का नाम दिया, जिसमें इन्होंने मक्खन, अंडे की जर्दी, इस सब चीजों का प्रयोग किया था। अंडे की जर्दी, इन सब चीजों का प्रयोग किया था। ओके, तो एक क्वेश्चन ये आप देख लीजिए, 1913 में मैककालम महोदय ने और डेविस महोदय ने इसकी खोज की। किसके ऊपर की, चूहे के ऊपर की, जिसमें उन्होंने पोषक तत्वों को तो सम्मिलित किया लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ थे जो उनको नहीं दिए जा रहे थे, जिससे उनका विकास अवरुद्ध हो गया। इसलिए उन्होंने उनके भोजन में मक्खन, अंडे की जर्दी, ऐसे पदार्थ जब सम्मिलित किए जिसमें विटामिन ए था, तो उनका विकास प्रारंभ हो गया और इस पदार्थ को उन्होंने विटामिन ए का नाम दिया। ओके, अब विटामिन ए के दो रूप हैं। विटामिन ए कैरोटीन, जो खारे जल के मछली के यकृत में पाया जाता है, या मछली के तेल या यकृत में, दोनों में पाया जाता है। खारे जल में, खारा जल जो होता है, विटामिन ए कैरोटीन खारे जल के मछली के तेल या यकृत में पाया जाता है। विटामिन ए प्रोविटामिन, ये ताजे जल की मछली में देखने को मिलता है। ताजे जल की मछली में देखिए, खारा जल अलग होता है और ताजा जल अलग होता है। ठीक है, खारे जल की जो मछली होती है उसमें जो देखने को मिलता है वो विटामिन ए कैरोटीन होता है, और जो ताजे जल की मछली में दिखाई देता है वो विटामिन ए प्रोविटामिन होता है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, आप विटामिन समझ लिए। अब इस विटामिन का शरीर में कार्य क्या है, यहीं पर मैंने बताया कि विकास अवरुद्ध हो गया था। तो इसका ज्यादातर लोगों में क्या है कि विटामिन ए की कमी से सिर्फ रतौंधी एक रोग वो याद कर लेते हैं कि रतौंधी नहीं, रतौंधी के साथ साथ कई रोग होते हैं। विटामिन ए कई चीजों में हमारे साथ है। देखिए, वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, शरीर की वृद्धि जो है वह रुक जाती है। उपकला उत्तक जो होते हैं वह स्वस्थ नहीं होते और न स्वस्थ रूप से वो कार्य कर पाते हैं। उपकला उत्तकों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। त्वचा रूखी और खुरदुरी होने लगती है। जो त्वचा है ये रूखी, इसके अभाव में रूखी खुरदुरी हो जाएगी, चित्तीदार हो जाएगी। आंखों के लिए तो ये विशेष है ही है। जैसे हमने बताया कि ज्यादातर लोगों को यही पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, तो आंखों के लिए तो यह है ही है। ठीक है, देखिए, जो आंखों की दृष्टि पटल पर रंजक पाया जाता है रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन, यह जो है यह विटामिन ए
एल्डिहाइड और विशिष्ट प्रोटीन से ही निर्मित होता है। विटामिन ए एल्डिहाइड और विशिष्ट प्रोटीन से ही निर्मित होता है, आंखों पर पाया जाने वाला रंजक। ठीक है, रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन ये जो है वो विटामिन ए एल्डिहाइड और विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन से ही निर्मित होता है। तो अगर इसका अभाव हो जाएगा तो निश्चित है कि आंखों पर तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। ठीक है, दांतों को स्वस्थ बनाए रखता है। दांतों के ऊपर जो परत होती है, दांतों के ऊपर जो परत होती है वह उस परत को विटामिन ए, एनामेल जिसको कहते हैं, उस परत को जो है विटामिन ए ही कवर करता है। संक्रमण, हमारे शरीर में जो विभिन्न रोगों से संक्रमण होता है, बार बार हम बीमार होते हैं, इन रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमको विटामिन ए ही प्रदान करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसके अलावा कार्टिकोस्टेरॉन हार्मोन बनाने में सहायक है, वृक्क और किडनी की क्रिया में सहायक है। यहीं पर मैं बता दे रही हूं, अभी आगे फिर बताएंगे कि अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, किडनी संबंधी रोग, मतलब किडनी में पथरी बन सकती है, पथरी का रोग शुरू हो जाता है। घाव को भरने में सहायक, शरीर में कहीं भी चोट लगती है तो जो घाव है अगर विटामिन ए हमारे शरीर में सही मात्रा में है तो वो सही टाइम पर भर जाएगा। पाचन क्रिया में सहायक, भोजन को पचाने में भी सहायक होता है। देखिए रतौंधी, अब इसकी कमी से होने वाले रोग, रतौंधी जिसमें कम रोशनी में या रात की रोशनी में दिखाई देना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। ठीक है, जीरोसिस कंजक्टाइवा, आंखों की भीतरी भाग की जो झिल्ली है वो मोटी हो जाती है, सूखी हो जाती है, झुर्रीदार हो जाती है, तो यह बीमारी शुरू हो जाती है। जीरोसिस कार्निया, जिसमें अश्रु ग्रंथियां, जो हमारे आंख से आंसू निकलते हैं, ये अश्रु ग्रंथियां जो है वो सूखने लगती है। बिटॉर्स स्पॉट्स, बिटॉर्स स्पॉट्स कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, नेट के एग्जाम में आया हुआ है और भी पेपर में आया हुआ है। इसमें क्या होता है, भीतरी भाग में धब्बे धब्बे दिखाई देने लगते हैं, आंख के भीतरी भाग में बुद्धि मंद होने लगती है, बुद्धि मंद होने लगती है। यहाँ पर मैंने बताया कि अगर ये सही ढंग से ना हो तो किडनी में पथरी होने की संभावना रहती है। दांतों का एनामल जो है वो कम होने लगता है, मतलब दांतों पर भी प्रभाव पड़ता है। पाइनोडर्मा रोग हो जाता है जिसमें आपकी त्वचा खुरदरी हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी। यह सब चीजें इसकी कमी से दिखाई देता है। आई होप आपको विटामिन ए समझ में आ गया होगा। अगर समझ में विटामिन ए क्या है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है और इसकी कमी से क्या रोग होता है, ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए मछली के तेल में, मछली के यकृत में, मक्खन में, अंडे की जर्दी में, घी में, ठीक है, समुद्री शाक में, इन सब चीजों में इसकी मात्रा दिखाई देती है। ओके, ये आपका विटामिन ए। अब विटामिन डी, ये भी आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। पहले मैं उसी का वर्णन कर रही हूँ, वसा में घुलनशील। एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो जल में घुलनशील पढ़ा देंगे। घुलनशील विटामिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि विटामिन थोड़ा सा लंबा है क्योंकि कई प्रकार के विटामिन के बारे में पढ़ना है। देखिए अमेरिका, इंग्लैंड, उत्तरी यूरोप में कुछ बच्चे ऐसे देखे गए जो रिकेट्स नामक रोग से पीड़ित थे, जिसको ये पहले जानते नहीं थे कि ये रिकेट्स है, ठीक है, जानते नहीं थे कि ये रिकेट्स है। इन्होंने इसको इंग्लिश रोग का नाम दिया। किस रोग का नाम दिया? इंग्लिश रोग। की बच्चों में एक रोग है वह इंग्लिश रोग है। और जो रिकेट्स था जिसमें अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, अस्थियां एकदम ऐसे मृदु नरम हो जाती हैं, ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, ठीक, तो वहां पर जो है इससे पीड़ित बच्चे दिखाई दिए। तो 1921 में, ठीक है, 1921 में मालन वायर ने कुत्ते के बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। किस पर? यहाँ पर जो हुआ था, जो अक्सर देखिए जो प्रयोग होते हैं, जो भी प्रयोग होते हैं वो जानवरों पर ही पहले किए जाते हैं। यहाँ चूहे पर था, यहाँ कुत्ते के बच्चे पर प्रयोग किया, जिसमें देखा कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं उसको नहीं देने से उसके शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, और जब उन पदार्थों को उनको दिया गया तो वह प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, जिसमें देखिए विटामिन डी,
विटामिन डी तो है ही, विटामिन D2 जिसको कैल्सिफेरॉल कहते हैं, विटामिन D3 जिसे प्राकृतिक विटामिन कहते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। अब इसके कार्य, ये मेरे ख्याल से सबको, छोटे छोटे बच्चों को ही पता है कि माँ बाप घर में बताते हैं कि धूप में बैठना चाहिए, धूप में बैठने से हमको विटामिन डी मिलती है जिससे हमारी अस्थियां मजबूत होती हैं। ठीक, तो ये जो है देखिए अस्थि के निर्माण में सहायक है। अस्थि के निर्माण, जो हमारी अस्थि होती हैं, अगर विटामिन डी हमारे शरीर में सही मात्रा में है तो अस्थि का निर्माण सही होगा, अस्थि मजबूत रहेगी और ज्यादा हड्डियों में दर्द नहीं रहेगा या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण में, हमारे शरीर में जो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस है जो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है, खनिज तत्वों में आपने पढ़ा। ठीक है, तो कैल्शियम फास्फोरस का जो अवशोषण होता है वो कैल्शियम के विटामिन डी के ही माध्यम से होता है, इसलिए इसके लिए भी यह आवश्यक है। ठीक, शरीर की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। रक्त में जो एल्केलाइन फास्फेट एंजाइम पाया जाता है उसके लिए भी यह, उसको नियमित करने के लिए यह आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए ये हमको कहां से मिल सकता है विटामिन डी। पहला तो जो सबसे मुख्य स्रोत है सूर्य की पराबैंगनी किरणों के माध्यम से, सूर्य की पराबैंगनी किरणों के माध्यम से यह हमको मिलता है। दूध में मिलता है, मक्खन में मिलता है, अंडे में मिलता है, मछली के तेल में मिलता है। अगर हम इन सब चीजों का प्रयोग करेंगे, मतलब सूर्य की किरणें शरीर में लगनी चाहिए, और ऐसा प्रयोग में यही देखा गया है, कुत्ते के बच्चों को जो है वो ऐसी जगह पे रखा गया, या आप कुत्ते के बच्चों को ही छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति को आप एक अंधेरे कमरे में जहां सूर्य की किरणें ना जा रही हो, आप वहां पर उसको कुछ दिन रख दीजिए। आप कुछ दिन के बाद देखिएगा उसको हड्डियों में दर्द, मसल्स पेन, वो बुझा सा उसका विकास और मतलब शारीरिक गतिविधियां उसकी अनियमित होने लगेंगी। तो क्यों? क्योंकि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वह हमको विटामिन डी देती हैं, और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारा शरीर हड्डियों का एक ढांचा है, देखिए उसके ऊपर कवर है, अंदर हड्डियां हैं, अंदर कितने अंग हैं उसके ऊपर। तो जब यही अंदर के अंग ही सुचारू ढंग से काम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर किस तरह से सुचारू ढंग से काम करेगा। तो यह इस सब चीज के लिए, जैसे दूध है, मक्खन है, अंडे में सूर्य की पराबैंगनी किरणों में, मछली के तेल में, इन सब चीजों में यह पाई जाती है। अब देखिए इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, मैंने आपको बताया। सिर की हड्डी नरम हो जाती है जिसको क्रेनियोटेल्स कहते हैं। सिर की हड्डी मतलब ऐसे छूने पे ऐसे नरम नरम दिखाई देती है। पसलियों पर उभार, जो पसलियां होती हैं, अगर विटामिन डी की कमी है तो उस पर उभार दिखाई देगा। जोड़ों में दर्द, जोड़ों के ऊपर उभार, जैसे गांठ गांठ सी पड़ जाती है, ये दिखाई देगा। अस्थि मृदुता मतलब अस्थियां कमजोर होने लगेंगी, अस्थियां कमजोर होने लगेंगी। तो यह सब इसकी कमी से ही ये रोग दिखाई देते हैं। तो आपका विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, बताया। देखिए कमी का प्रभाव मैंने बता दिया, अधिकता का नहीं बताया। देखिए दोनों विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील है, लगभग दोनों की अधिकता का एक ही तरह प्रभाव होता है। भूख में कमी, जी मिचलाना, ठीक है, शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रित हो जाना, पाचन क्रिया का सुचारू ना होना, और मतलब कोई भी कार्य जो है आपका वो सुचारू ढंग से नहीं, अगर किसी भी तत्व की शरीर में अधिकता हो जाएगी तो यही प्रॉब्लम है। पहली बात तो जी मिचलाएगा, भूख कम हो जाएगी, ऐसी सब परेशानियां तुरंत शुरू हो जाती हैं। ओके, इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो विटामिन ए हो गया, विटामिन डी, विटामिन ई और के। वसा में घुलनशील आप चारों विटामिन हम आपको पढ़ाएंगे। विटामिन बी और सी भी देखते हैं, अगर कवर हो जाएगा तो पढ़ा देंगे क्योंकि बी में कई पार्ट हैं। तो इसके बाद आप विटामिन ई में घुलनशील विटामिन ई। ओके, अभी तक हम लोग ने वसा में घुलनशील विटामिन डी पढ़ा, विटामिन ए पढ़ा, अब विटामिन ई। देखिए सन 1920 से इसकी खोज प्रारंभ हुई और 1922 में इवार और सुयोर महोदय ने चूहों पर प्रयोग करके इस विटामिन की खोज की। ठीक है, उन्होंने चूहों को सारे तरह के पोषक तत्व दिए, सारे तरह के पोषक तत्व, जैसे पहले भी बताया गया, पहले के भी एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही हुआ
कि ऐसे पदार्थ दिए जा रहे थे जो भोजन में होने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, जीव में, जंतु में या प्रकृति में, उन पदार्थों को भी देने के लिए प्रयोग हुए। तो उन्होंने दिया, लेकिन क्या था, चूहे स्वस्थ तो बहुत हो गए, स्वस्थ थे, वृद्धि और विकास भी था, सब कुछ था, लेकिन उनकी प्रजनन क्रिया शून्य थी। मतलब प्रजनन क्रिया उनकी शून्य थी, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते थे। इसके लिए उन्होंने उनको सूखा अल्फाल्फा, ताजी सब्जियां या कुछ अज्ञात पदार्थ दिए, कुछ अज्ञात पदार्थ दिए जिनको एक्स पदार्थ के नाम से जाना गया, और इन्हीं को बाद में विटामिन ए का नाम दिया गया। इसी पदार्थ को बाद में विटामिन ई का नाम दिया गया, जिसमें उन्होंने कुछ ताजी सब्जियों को शामिल किया, सूखा अल्फाल्फा शामिल किया। इसको एक्स पदार्थ का, पहले एक्स पदार्थ का नाम दिया क्योंकि पता नहीं था, जैसे हम लोग कहते हैं एक्स वाई मान लिया, तो एक्स पदार्थ का नाम था, यह अज्ञात था उस समय, और बाद में इसी को विटामिन ई का नाम दिया गया। 1922 में इवारम सोर महोदय द्वारा यह प्रयोग किया गया। ठीक है, विटामिन ई का ही रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, जो ग्रीक शब्द से लिया गया है। टोकोफेरॉल है जो ग्रीक शब्द से लिया गया है। अब देखिए, इसको दो शब्दों में बांटा गया, टोकोज, टोकोज, टोको को टोकोस। टोकोस का अर्थ होता है बच्चे का जन्म। टोकोस का अर्थ, देखिए छोटी छोटी चीजें हम बता रहे हैं, ये कहीं भी पूछी जाती हैं तो ये समझ में नहीं आता है शब्द कहाँ से आया, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजों को भी बता दे रही हूँ आप लोग को। टोकोस का अर्थ होता है बच्चे का जन्म, और फेरो का अर्थ होता है जन्म देना। टोकोस बच्चे का जन्म, और फेरो का अर्थ जन्म देना, और ओएल जो यहाँ शामिल किया गया वो है अल्कोहल। ओके, अब आपको टोकोफेरॉल का शब्द शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया, बच्चे को जन्म देना। ओके, अब देखिए विटामिन ई आप लोग ने पढ़ा है पहले भी, प्रजनन क्रिया के लिए यह बहुत ही आवश्यक बेटा विटामिन है। ठीक है, ये सब छोटे ही से क्लास से आती रहती है, लेकिन पूरी डिटेल्स पता नहीं होती, बस वो एक एक लाइन जैसे याद करा दी जाती। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, बच्चे वैसे ही याद कर लेते हैं, लेकिन जब आप जितने सीनियर क्लास में जाते हैं तब उसके बारे में जब भी पूछा जाता है तो डिटेल्स में पूछा जाता है, इसलिए हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए, जो अभी तक आपने पढ़ा विटामिन ई की कमी से प्रजनन संबंधी रोग हो जाता है, लेकिन आपको बता दें ये एक ऐसा विटामिन है जो शरीर में प्रतिरक्षीकरण की क्रिया को भी बढ़ाता है। ठीक है, ठीक, तो यह क्या है, ये एक ऐसा विटामिन है जो शरीर में होने वाले रोगों को भी रोकता है, रक्त पर भी इसका प्रभाव है, प्रजनन क्रिया पर भी इसका प्रभाव है, मतलब शारीरिक कई गतिविधियों पर इस विटामिन का प्रभाव है। तो आप विटामिन ई के बाद देखिए, अब इसके कार्य देखिए, ऑक्सीकरण को रोकना, जो ऊतकों और वसा की दीवारों में अतिरिक्त ऑक्सीकरण हो रहा है उसको यह रोक देता है। अगर यह शरीर में बराबर मात्रा में है तो ऊतकों और वसा की दीवारों में होने वाले ऑक्सीकरण प्रक्रिया को यह रोकता है। रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं हमारे शरीर में, उसके निर्माण में विटामिन ई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनकी क्षति नहीं होने देता, लाल रक्त कणिकाओं को टूटने नहीं देता, तो यह इसकी भी भूमिका निभाता है। ठीक है, वसा अम्ल के पर ऑक्सीडेशन को रोकता है। ठीक है, उसके बाद जो है, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं हमारी, ऑक्सीकरण द्वारा जो इनका विघटन होता है, विघटन इसका टूटना होता है, उन प्रक्रिया को भी ये रोक देता है, मतलब लाल रक्त कणिकाओं को ये सुरक्षित रखता है। कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी के उपयोग को भी प्रभावित करता है। जो कोलेस्ट्रॉल है शरीर में, उसके प्रयोग, उसके भी प्रभाव को यह प्रभावित करता है। लौह लवण आयरन के अवशोषण में ये सहायक है, लौह लवण के अवशोषण में ये सहायक है, और जो इसका मुख्य कार्य आपने पढ़ा है प्रजनन प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चलाना। तो जो जिन महिलाओं को बार बार गर्भपात हो जाता है या ऐसी समस्या है, उससे भी यह रक्षा करता है अगर यह सही मात्रा में शरीर में है। अब इसकी कमी से आपको पता है, जितनी देखिए जितना ये कार्य करता है, देखिए कमी, आप किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको कमी या अगर आपको किसी भी विटामिन का, किसी भी पोषक तत्व का काम याद है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर पोषक तत्व का काम आपको याद है तो
कभी भी आता है उसके कमी से क्या होता है, तो कार्य याद है आपको, तो आपको यह रक्षा करता है अगर यह सही मात्रा में शरीर में है। अब इसकी कमी से आपको पता है जितनी, देखिए जितना ये कार्य करता है, देखिए कमी, आप किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको कमी या अगर आपको किसी भी विटामिन का, किसी भी पोषक तत्व का काम याद है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर पोषक तत्व का काम आपको याद है तो कभी भी आता है उसके कमी से क्या होता है, तो कार्य याद है आपको। तो आपको इतना तो याद है कि अगर हम ये कार्य ऐसे कर रहे हैं, ये विटामिन से ऐसे कार्य कर रहा है, तो अगर ये हमारे शरीर में नहीं है तो इसके अभाव में वो सारे काम बंद हो जाएंगे। सीधा सा एक चीज है कि अगर दोनों में से कुछ भी याद है, अगर आपको उसकी कमी के प्रभाव याद है, तो आपसे अगर ये पूछा जाता है विटामिन ई का कार्य क्या है, तो जितना कमी है अगर वो याद है तो उसको उलट दीजिए, उसको उलट दीजिए, उसका कार्य आपको तुरंत याद आ जाएगा कि यही इसका कार्य। अब देखिए प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, अगर विटामिन ई सही मात्रा में है तो प्रजनन क्षमता सही रहेगी। अगर बार बार गर्भपात हो रहा है या गर्भधारण नहीं हो रहा है तो विटामिन ई उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत कमी होने पर इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो डॉक्टर जांच से पता कर लेते हैं, उसके इंजेक्शन दिए जाते हैं। बार बार किसी का गर्भपात हो रहा है तो ये सब जांचें कराई जाती है। रक्त कणिकाओं को टूटने से बचाता है, ये पहले भी आपको अभी पढ़ा है आपने लाल रक्त कणिकाओं के बारे में, तो लाल रक्त कणिकाओं को की क्षति नहीं होने देता, उनको टूटने नहीं देता है। लाल रक्त कणिकाएं जब शरीर में टूटती हैं या लगातार उनकी क्षति होती है तो शरीर कमजोर होता है, और शरीर कमजोर होगा तो पेशियों में शरीर कमजोर होगा तो हम कोई कार्य दैनिक दिनचर्या नहीं कर सकते, आलस्य से भरे रहेंगे, और पेशियों की छीड़ता, जो पेशियां होती हैं इनको छीड़ नहीं होने देता, कमजोर नहीं होने देता। तो अब आपको विटामिन ई के इतने कार्य समझ में आ गए कि हाँ विटामिन ई इतना कार्य करता था। शायद हो सकता है इसके पहले ये पता रहा हो कि विटामिन ई खाली प्रजनन संबंधित एक विटामिन है, ठीक है। यह हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। मैंने बताया कि रोगों से लड़ने की क्षमता भी यह हमको प्रदान करता है। अब आपका जो लास्ट है वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन के, विटामिन के, ओके, 3 विटामिन आपने पढ़ लिया। विटामिन के डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, डेनमार्क के शास्त्री थे डॉक्टर डेन, इन्होंने 1934 में खोज की, और यह भी खोज चूहों पर ही हुई। एक खोज खाली कुत्ते के बच्चों पर हुई है, बाकी देखिए सब चूहों पर ही की। इन्होंने चूहों को सारे तरह के पोषक तत्व दिए, वही सेम प्रोसेस था जो यहाँ पर था, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर था, और चूहे स्वस्थ थे, ठीक थे। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, उसमें रक्त स्त्राव जो था, रक्त स्त्राव या रक्त स्कंदन जो था उसको रोका नहीं जा रहा था, क्योंकि यह प्रक्रिया अब ये किसकी कमी से हो रही थी, अब इनको यही खोज करनी थी कि रक्त स्त्राव क्यों हो रहा है चूहों में, किसकी कमी से हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, लहसुन घास और मछली का तेल देना शुरू किया। लहसुन घास मतलब लहसुन की जो पत्तियां होती हैं उसको, और मछली का तेल देना शुरू किया, तो ये की कमी को पूरा किया गया और रक्त स्त्राव रुकने लगा, और इसी को इन्होंने विटामिन के का नाम दिया, ठीक है। इसी को इन्होंने विटामिन के का नाम दिया। विटामिन के हमको 2 रूपों में प्राप्त होती है, प्रकृति से 2 रूपों में प्राप्त होती है, हरी पत्तियों में जिसको विटामिन K1 कहते हैं, ठीक है, और जीवाणु संश्लेषण से जिसको विटामिन K2 कहते हैं। हरी पत्तियों से K1 और जीवाणु संश्लेषण से K2, ठीक है। अब जैसे आपको ये पता है कि विटामिन ई प्रजनन संबंधी है, वैसे विटामिन के बारे में सबको पता है कि विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ये ऐसा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक, तो यहीं पर आप समझ लीजिए विटामिन के की कमी से देखिए बच्चों में प्रोथ्राम्बिन की कमी हो जाती है। प्रोथ्राम्बिन की कमी हो जाएगी तो रक्त स्राव संबंधी वह शरीर में वह प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, और फलस्वरूप क्या होगा कि इंटरनल ब्लीडिंग के फलस्वरूप जो है वो मुंह से ब्लड आने लगेगा। अब आप ये चीज मैंने यहाँ पर बता दिया, किसमें, यहाँ पर मैं विटामिन ई में बताना भूल गई थी। देखिए विटामिन ई जो है समस्त प्रकार के अंकुरित अनाज में, इसीलिए मैं बहुत बार बच्चों को बताती हूँ, बड़ों को भी बताती हूँ कि अंकुरित अनाज का सेवन करना चाहिए। उनको जैसे आप भिगो दीजिए, चना है, मूंग है, गेहूं है, इसको भिगो दीजिए, और जब इसमें अंकुर निकल आए
तो उन भोज्य पदार्थों को हमको लेना चाहिए। समस्त प्रकार के अंकुरित अनाज में, गेहूं के अंकुर के तेल में, मक्के के अंकुर के तेल में, घी में, मक्खन में, अंडा में, दूध में, गाजर, टमाटर, अंगूर, मूंगफली और समस्त प्रकार के अंकुरित अनाजों में विटामिन ई पाया जाता है। अब आपने वसा में घुलनशील सारे विटामिन का वर्णन पढ़ लिया। अगर इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट्स करिए, मैं उसका आंसर दूंगी। कल आपको जल में घुलनशील दोनों विटामिन पढ़ा के विटामिन का चाहिए, आपके पोषक तत्वों का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड मैं कुछ आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरी थ्योरी शुरू करेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।